Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing your chapter number 3, metals and non-metals. In our previous lecture we discussed about the what happen when metal react with water, either metal react with the acid, and one is the most special aquaresia. Now in this lecture we are going to start with how do metal react with solutions of other metal salts, कि किस तरीके से जो आपका मेटल होता है वो दूसरे जो मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन होता है उसके साथ आपका रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर किया है, मैंने लिखा है जिंक एंड जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन बहुत ही फैमिलियर रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपने पहले किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है? चैप्टर नंबर 1 जब मैंने आपको कराया था तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर किया हुआ है। वहाँ पे आपने देखा था कि जो एक मेटल था वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से रिप्लेस कर रहा था, और ये आपकी जो रिएक्शन थी, यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन हो रही थी, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपकी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ? इसमें क्या होता है कि जो आपकी मोर रिएक्टिव मेटल होती है, जिस मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो वो आपकी जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है वो रिप्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को। रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कि इसमें जब भी आपकी कोई मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है तो ये आपकी जो होती है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सोल्यूशन में से क्या कर देती हैं? रिप्लेस कर देती हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ टाइप ऑफ द, या आप कह सकते हो टाइप भी, क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं और मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने यहाँ पे कॉपर लिया है और मैं यहाँ पे जिंक सल्फेट लूँ, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी जिंक से क्या है? कम है। इसलिए जो कॉपर है वो कभी भी जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है। इसलिए जो जिंक है वो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। इसके लिए आपका एक एक्सपेरिमेंट भी होता है। व्हेनेवर वी कम स्कूल एंड लैब्स हमारी स्टार्ट होंगी तो वहाँ हम करके देखेंगे, तो कलर चेंज होता है। उसमें आपका क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस लेते हैं। एक्चुअल में जो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें एक आयरन की नेल डाल देते हो, नेल डाल दोगे और उसको ओवरनाइट के लिए लेफ़्ट छोड़ दोगे या कुछ टाइम के लिए लेफ़्ट छोड़ दोगे, तो आप क्या देखोगे कि जो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो ब्लू है, ब्लू से वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा। जो ग्रीन जो होता है वो किसका कलर होता है? आपका फेरस सल्फेट का। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि जो आयरन है, आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो पहले सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का होता है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। एक्चुअल में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। फिर आयरन की रिएक्टिविटी जब कॉपर से ज़्यादा होती है, आयरन आयरन नेल में से आता है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो इसके ऊपर नेल है, इसके ऊपर कॉपर की डेपोजिशन हो जाती है और सोल्यूशन का कलर ब्लू से क्या हो जाता है? ग्रीन में चेंज हो जाता है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। बट हाउ डू यू नो कि विच मेटल इज़ द मोर रिएक्टिव एंड विच मेटल इज़ द लेस रिएक्टिव? तो उसको जानने के लिए हमारे पास क्या है? एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है। वी हैव अ रिएक्टिविटी सीरीज। हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो मेटल्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी जो मेटल है वो कम रिएक्टिव है। और हमेशा क्या होगा? जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी? रिप्लेस करेगी। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन का सिंबल Fe होता है बिकॉज ये फेरस वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। लेड Pv, यहाँ पे आपका आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाद आपका आता है कॉपर का सिंबल Hcu, देन मरकरी, आफ्टर गेट सिल्वर एंड गोल्ड। इसमें क्या होता है, अगर हम ऐसे बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो जो रिएक्टिविटी होती है वो आपकी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। इट मीन्स कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर वाली जो मेटल्स हैं दे आर द मोस्ट रिएक्टिव, और ये जो नीचे आपकी आती हैं ये क्या होती हैं? आपकी लीस्ट रिएक्टिव। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? आपकी डिक्रीज़ होती है।
और यहाँ पे आप कह सकते हो कि डाउन द ग्रुप जो आपकी यहाँ पे रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो इस टेबल को याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा राइम्स में हम याद कर लेते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ओके, वन पर्सन सेइंग काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। देन माली क्या बोलता है, कौन है आगे आओ, मतलब जो बोल रहा है वो कौन है आगे आओ। तो आप इस तरीके से एक बार रिएक्टिविटी सीरीज़ को जो है वो याद कर लेंगे। ये राइमिंग में हमें ध्यान रहेगा, बट हमें ध्यान रहेगा कि काशी का नाथ का Na सोडियम, काशीनाथ का Ca, माली Mg, आलू Al, जरा Jn, फीके Fe, पकाता Pb, है कौन कॉपर Cu, है Hg, आगे Ag यानी कि सिल्वर, Na आओ गोल्ड। तो इस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान रखोगे। अब मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को थोड़ा सा आपको ऐसे टिल्टेड करके दिखा रही हूँ बेटा। इसमें क्या है कि ये सेंटर में आपका हाइड्रोजन आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्शंस, जो ये मेटल्स हैं ना, वो हाइड्रोजन से नीचे हैं। ये कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकती, क्योंकि इन सब की रिएक्टिविटी क्या है, हाइड्रोजन से कम है। तो कभी भी कोई भी एसिड होगा उसको उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपको हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी, बल्कि ये ऊपर वाली मेटल्स जो है ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगी। अब इसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम को रिप्लेस कर सकता है, जिंक को, आयरन को भी। और आयरन और जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। इससे पिछले रिएक्शन में जो आयरन और जिंक थे उन्होंने कॉपर को रिप्लेस किया था। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसके बिहाफ पे हमें पता चल जाता है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बीच में हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव हैं, और जो आपके बिल्कुल नीचे हैं वो आपके क्या हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से क्या कर देता है, आपका रिप्लेस कर देता है। ओके, गॉट इट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कि अभी तो हमने देखा कि ये सॉल्ट सोल्यूशन में कैसे करते हैं, अब देखना है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, कि जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो किस तरीके से आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मेटल सपोज करो आपके पास क्या है, सोडियम है, और दूसरा नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन है। वो किस तरीके से आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। हम किसी के साथ इंट्रैक्शन बिना किसी रीज़न के नहीं करते हैं, कोई ना कोई हमारे पास जो है इंट्रैक्शंस होती है, कोई रीज़न होता है, उसकी वजह से जो है हम इंट्रैक्ट करते हैं। इन द सिमिलर वे, अगर यहाँ पे कोई रीज़न है तभी सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपका कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या कर रहा है, बना रहा है। अब वो रीज़न क्या है बेटा, आपको जब आप प्रोडिक्ट टेबल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हो 9th क्लास में, तो आपको एक चीज़ की बात बताई गई थी, और वो आपकी क्या है, नोबल गैसेज हैं। नोबल गैस कौन सी होती हैं, जो आपका पीरियोडिक टेबल है। होप सो सभी बच्चों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो पीरियोडिक टेबल नहीं देखा होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल इज़ अ बेस ऑफ केमिस्ट्री, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाला 18वां ग्रुप है उसके पास कुछ गैसेज हैं। वो गैसेस आपकी जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। वो नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं आपके पास, वो आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। इनका एटॉमिक नंबर भी 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86 ये होते हैं। हैव ए लुक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कि जब आपने 9th क्लास में एक चीज़ सीखी थी, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बेटा आपने जो आपका बोहर्स का मॉडल था, उस बोहर्स के मॉडल में बोहर ने आपको क्या बताया था कि आपके पास सेल्स होती हैं KLMN, और इसमें आप फिर रिप्रेजेंटेशन करते थे 2, 8, 8, 18। इस तरह से क्या करते थे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते थे। तो इसके भी यहाँ पे जो आपका, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा KLM, तो ये जो M है जो सबसे एंड में पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आउटर मोस्ट सेल। एंड दिस आउटर मोस्ट सेल इज़ ऑल्सो नोन एज द वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो किसी भी एटम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको क्या करना होता है, इस आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं, जैसा कि नोबल गैसेस में होता है। ये नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए किसी के साथ रिएक्टिव नहीं करते, स्टेबल होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना। यहाँ पे रूल है एक ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब द एटम हैज़ एन टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, उन्होंने कंप्लीट करना है। तो इस विहाप से जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो आपके रिएक्ट करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में बताऊंगी कि सोडियम क्लोराइड अब बनता कैसे है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान है, मैंने यहाँ पे सोडियम लिखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अगर आप इसके रिप्रेजेंटेशन करोगे 2 8 1, ओके। Similarly, we have chlorine with atomic number 17 and this one is a 2 8 7। ये सेल्स हैं इसकी KLM। अब आउटर मोस्ट सेल क्या है M। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वही 1 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या है उसकी वैलेंसी है। बेटा हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करे। वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए आइदर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है और या फिर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है, ले भी सकता है। तो इस केस में सोडियम के पास क्या है, या तो सोडियम क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन को ऐड करे तो वो 8 होगा, या सिर्फ वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो अंदर वाला उसको 8 मिल जाएगा। तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इट्स नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी विच इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, इस वजह से सोडियम क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। जब सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो क्या हो जाएगा 2 and 8 L और ये पे K। अभी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो अगर कोई भी एटम कितने भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो लॉस करने से उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको आप कटायन बोलते हो। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये सोडियम पॉजिटिव, यानी कि ये सोडियम का क्या बन गया, कटायन बन गया। ओके, अब क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 7 को बाहर निकाल दे तो 8 मिल जाएंगे, या 1 क्या कर ले, ऐड कर लूँ। तो ये क्या करता है, जो काम इजीली होता है वो करता है, तो वो 1 ऐड करेगा। इसके पास 1 एक्स्ट्रा था तो वो उसने 1 एक्स्ट्रा किसको दे दिया, इसको दे दिया। इस केस में जो क्लोरीन है उसके पास कितने होंगे 2 8 8, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और ये आपका क्या बन गया, अनायन। यानी कि अब इनकी दोनों की ज़रूरतें एक दूसरे से पूरा हुई। कैसे, सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ऑक्टेट से, 8 इलेक्ट्रॉन से, एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम था ऑक्टेट से। तो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया, यानी कि सोडियम ने लॉस कर दिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज द कटायन एंड द नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज द अनायन। अब यहाँ पे जो आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गए, यहाँ पे आपका जो है सोडियम पॉजिटिव बन गया एंड क्या बन गया, क्लोरीन नेगेटिव बन गया। अपोजिट चार्ज आयन जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच से सोडियम क्लोरीन दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम का क्लोराइड। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप आयनिक बॉन्ड भी बोलते हो और क्या बोलते हो, एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगी, जब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की बात हो गई है तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या होती है। बेटा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, वो उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोवेलेंसी। तो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे सोडियम क्लोराइड जब बना, सोडियम क्लोराइड में सोडियम की जो इलेक्ट्रोवेलेंसी है वो कितनी है, 1 है, और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि सोडियम ने 1 ही लॉस किया और क्लोरीन ने वही 1 क्या किया है, गेन किया है।
कई बार हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल का मतलब जो वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल एक ही बात है। सेल्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव डन ऑलरेडी बोहर मॉडल ऑफ एटम इन योर 9th क्लास। तो आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम सिर्फ उनको क्या करते हैं, एटम के अराउंड डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ही ले लो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला 281, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? Na1। ठीक है। ऐसे ही अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का यहाँ पे कितना होता है? 17, तो इसका इलेक्ट्रॉन 287, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसको अलग से भी शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन शो करूँ, ये सोडियम हो गया एंड क्लोरीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे क्या कर दिया? क्रॉस से शो कर दिया। तो क्या होगा? ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या देता है? इसको देता है। जब इसको देगा तो सोडियम पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। एंड जो क्लोरीन होगा उसके पास जो चार्ज आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि उसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किया है? एक्सेप्ट किया हुआ है। अब इनके बीच में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे आपका जो है बनता है। कैसे बना ये आयनिक बॉन्ड? कैसे बना? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो वो कैसे बनता है आपका? किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन एटम टू द अनदर। तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना सोडियम क्लोराइड के बीच में। ऐसे ही हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया कि हमने क्या बनाना है? मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाना है। ये कैसे बनेगा? हैव ए लुक बेटा, जो मैग्नीशियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है डेट इज़ द 12, तो 282। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। मतलब मैंने जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 2 लिख दे। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7। इसके क्रॉस से शो किए मैंने ऐसे, एक क्लोरीन, बिकॉज मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोरीन है तो सेकेंड क्लोरीन भी मैंने ऐसे शो कर दिया। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज अभी आपने देखा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8 एंड 7 होते हैं। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए 2 पॉजिटिव शो करेगा ये, प्लस एक क्लोरीन यहाँ पे, ये इसके अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो मैं क्रॉस से शो करूँगी पर मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन डॉट से। सिमिलरली इन अनदर क्लोरीन दिस वन। अब इसने क्या किया यहाँ पे? -1 चार्ज और जिसने यहाँ क्या किया? -1 चार्ज। -1 कितना हो जाएगा? -2 और ये +2 और ये मिलके आपका क्या बना देंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे भी क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है। कहाँ से कहाँ हुआ है? मैग्नीशियम से क्लोरीन से। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द मैग्नीशियम एंड क्लोरीन बाय द डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए जो मैग्नीशियम है उसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 2, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? कोई भी एटम जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, वो उसका क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो मैग्नीशियम ने क्या किया है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। दैट्स वाई जो मैग्नीशियम है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? यहाँ पे 2 है। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जो भी हमने पढ़े वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो उन आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इनको आप आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो, इनको आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो इनको। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फर्स्ट की हम बात करते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब जो इनकी आउटर अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है? मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके सारे के सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड सभी के सभी सॉलिड में होते हैं और सॉलिड में होने की वजह से ये थोड़े से हार्ड भी होते हैं। हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है।
तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो ये आपके होते हैं आयनिक कंपाउंड, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और ये जनरली जो होते हैं वो ब्रिटल भी होते हैं। अभी आपको मैं ब्रिटल का मतलब समझाऊं बेटा। ब्रिटल का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करने पे ब्रेक कर जाएं, होंगे हार्ड, और आप अगर स्लाइटली प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिस्किट इज़ इनफ हार्ड, बट अगर आप उसको लाइट भी प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो देन वो ब्रेक कर जाते हैं, दैट्स वाई जो है वो ब्रिटल है। ऐसे ही आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये ब्रिटल भी होते हैं, यानी कि स्मॉल पीस प्रेशर अप्लाई करने पे ये छोटे छोटे जो है पीसेस में जो है वो टूट जाते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फिजिकल स्टेट। दूसरा है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनफ हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो हाई इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनकी जो आपकी इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका, हाई होता है। थर्ड बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे मैक्सिमम क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। दे आर ऑल वाटर सोल्यूबल बिकॉज जो आपका वाटर है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, यही नहीं कोई भी आपका ए पॉजिटिव बी नेगेटिव वाला होगा, तो ये सारा का सारा आपका कहाँ हो जाएगा, वाटर में सोल्यूबल है। हाँ, लेकिन अगर पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, इसमें ये क्या है आपके इनसोल्यूबल है, उन चीज़ों में ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि जिसमें से जो करंट है वो आसानी से जो है वो पास कर जाए। तो मैं आपको बता दूं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर्स का मतलब जो बिल्कुल भी अपने अंदर से करंट पास नहीं करवाते। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आयन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। जब तक वो मूव नहीं करेंगे तब तक वहाँ से करंट पास नहीं करेगा, इसलिए सॉलिड स्टेट में करंट को जो है वो कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इनको मोल्टन फॉर्म में लो, किस में लो, मोल्टन फॉर्म में। व्हाट डू मीन बाय द मोल्टन फॉर्म? मोल्टन फॉर्म का मतलब कि अगर आप इनको हीट दे के क्या कर दो, मेल्ट कर दो, या फिर आप इनका क्या ले लो, एक्वस सोल्यूशन ले लो। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आप इनका वाटर में डिजोल्व करके वाटर के साथ सोल्यूशन ले लो। इस टाइम में ये क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है कि जब ये मेल्ट होंगे तो मेल्ट होने के केस में जो उनके बीच का अट्रैक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे वो ब्रेक कर जाता है और ये आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ऐसे जब इनका सोल्यूशन बनाओगे तब भी इनके बीच के जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, मतलब एक आयन से दूसरे आयन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक कर जाती है। तो ब्रेक करने से क्या होता है, वो जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाती है और वो इजीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब आयंस इजीली मूव करते हैं देन वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, आपके कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बनता है कि वाई डू आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? देन यू कैन से इन केस ऑफ सॉलिड state they have high inter-ionic attraction and the ions are not able to move, या कह सकते हो कि not free to move, that's why they not conduct electricity in the solid state. But molten और aqueous form में क्या होता है कि इनके बीच के जो आपकी अट्रैक्शन होती है इंटर आयनिक वो टूट जाती है और आयंस इजीली मूव करते हैं। देन वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करेंगे, आपका कंडक्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड टुडेज लेक्चर। होप यू ऑल गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा बेटा। जो नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक
कि अगर आप जब तक उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगी। एंड जो भी आपको डाउट्स होंगे आप मेरे को पूछ लीजिएगा। ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अपने डाउट्स नहीं लोगे। मीन्स अगर अपने डाउट्स नहीं ले रहे हो तो या तो आपको सब कुछ आता है, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं आता। तो अभी आप वीडियोस देखेंगे, उसको लाइक करेंगे एंड जो है जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे को पूछेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।